आज के इस वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा साझेदारी फर्म का विघटन। आइए तो पहला प्रश्न है, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है। इसका उत्तर है, एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। अतः साझेदारी के विघटन की दशा में साझेदारी एवं साझेदारी फर्म दोनों का ही विघटन होता है। अगला प्रश्न है, साझेदारी का विघटन क्या है। इसका उत्तर है, एक फर्म के सभी साझेदारों के संबंधों में होने वाले किसी भी परिवर्तन को साझेदारी का विघटन कहा जाता है। जैसे मान लें हम कि नए साझेदार के प्रवेश, नए साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर साझेदारी का जो पुनर्गठन होता है और साझेदारी विघटन की स्थिति में आ जाती है। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, साझेदारी के विघटन तथा साझेदारी फर्म के विघटन में कोई एक अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में फर्म का व्यवसाय समाप्त हो जाता है, जबकि साझेदारी के विघटन में पुनर्गठित फर्म का व्यवसाय चलता रहता है। चौथा प्रश्न है, कोई दो परिस्थितियां बताइए जिसके अंतर्गत साझेदारी को विघटित हुआ माना जाता है। नंबर 1 है साझेदारी की अवधि की समाप्ति पर। दूसरा, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने पर साझेदारी को विघटित हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोई दो परिस्थितियां बताइए जिनके अंतर्गत साझेदारी फर्म को विघटित किया जाता है। तो आइए इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब सभी साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हों तो समझौते के द्वारा फर्म का विघटन होता है। और दूसरा है, जब सभी साझेदार अथवा एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। तो इन दो परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। अगला प्रश्न है, साझेदारी फर्म के विघटन की दो महत्वपूर्ण रीतियां कौन सी हैं। तो इसमें पहली रीति है समझौते के द्वारा विघटन और नंबर 2 न्यायालय के द्वारा फर्म का विघटन। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कोई दो आधार बताइए जिन पर न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। तो इसका उत्तर है, नंबर 1 साझेदार के पागल होने पर और नंबर 2 जब साझेदार दुराचरण के लिए दोषी पाया जाता है। अगला है, फर्म के विघटन के समय उत्पन्न होने वाली दो समस्याएं बताइए। तो पहला है खातों का निपटारा संबंधी समस्या, मतलब खातों का निपटारा कैसे किया जाए। और नंबर 2 फर्म के ऋणों तथा निजी ऋणों के भुगतान की समस्या। अगला प्रश्न है, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में फर्म की पुस्तकों में खोले जाने वाले खातों के नाम बताइए। तो नंबर 1 वसूली खाता, नंबर 2 साझेदार का ऋण खाता, नंबर 3 साझेदारों का पूंजी खाता और नंबर 4 बैंक या रोकड़ खाता। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, वसूली खाता क्या है। तो इसका उत्तर है, वसूली खाता एक अवास्तविक खाता है। यह संपत्तियों की वसूली और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ अथवा हानि के निर्धारण के लिए बनाया जाता है। इस खाते के लाभ हानि को साझेदारों के खातों में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। अगला है, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में वसूली खाता तैयार किए जाने के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो इसका पहला उद्देश्य है फर्म की पुस्तकों को बंद करना और दूसरा है संपत्तियों की बिक्री तथा दायित्वों के भुगतान पर होने वाले लाभ हानि ज्ञात करना। अगला प्रश्न है, वसूली खाता तथा पुनर्मूल्यांकन खाता में कोई एक अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, पुनर्मूल्यांकन खाता उस समय बनाया जाता है जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है और वसूली खाता तब बनाया जाता है जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है। अगला प्रश्न है,
फर्म के ऋणों के व्यवहार के संबंध में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का प्रावधान बताइए। तो इसका उत्तर है फर्म की संपत्ति का उपयोग फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसके पश्चात यदि कोई अधिशेष हो तो इसका उपयोग साझेदार के निजी ऋणों के भुगतान के लिए किया जाता है। अगला है निजी ऋणों के व्यवहार के संबंध में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का प्रावधान बताइए। तो इसका उत्तर है साझेदार को निजी संपत्ति का उपयोग सर्वप्रथम उसके निजी ऋणों और दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है और इसके पश्चात बची हुई राशि का उपयोग फर्म के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है, बशर्ते कि फर्म का दायित्व फर्म की संपत्तियों से अधिक हो। अगला प्रश्न है फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों से विक्रय की राशि को सर्वप्रथम किसे भुगतान किया जाएगा। तो इसका उत्तर है फर्म के बाह्य दायित्वों के भुगतान में। तो फर्म की जो संपत्तियां होती हैं इनको बेच करके फर्म के बाह्य दायित्वों का भुगतान सबसे पहले किया जाता है। अगला है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका उत्तर है वसूली खाते में। अगला है फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका उत्तर है अगला प्रश्न है जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाया जाता है। तो कहाँ दर्शाया जाता है इसे दर्शाते हैं हम वसूली खाते के क्रेडिट साइड में। अगला प्रश्न है जब गैर अभिलेखित मतलब अनरिकॉर्डेड दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो इसे किस खाते में दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में।